नमस्कार। तो जनगणना 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लाखों लोग इस बड़े काम को अंजाम देंगे, उन्हें भुगतान कैसे किया जाएगा। खैर, इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब हमारे पास सारे ऑफिशियल डिटेल्स आ गए हैं। तो चलिए इस पूरे पेमेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सरकार ने वो आंकड़े जारी कर दिए हैं जिनका सबको इंतजार था। जनगणना 2026 में शामिल होने वाले हर अधिकारी और कर्मचारी का मानदेय मतलब हॉनोरेरियम अब तय हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इस पूरे ऑपरेशन को गति देगा। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जो मानदेय फाइनल हुआ है उसकी बात करेंगे, फिर देखेंगे कि प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को क्या मिलेगा। इसके बाद दूसरे अधिकारियों के पेमेंट स्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे। ये भी समझेंगे कि ये पूरा पेमेंट प्रोसेस काम कैसे करेगा, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी नियम और शर्तों को भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे काम की रीढ़ हैं, मतलब जनगणना का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी ग्रुप प्रगणक और पर्यवेक्षक। यही वो लोग हैं जो घर घर जाकर असल में डेटा इकट्ठा करेंगे। तो जो रकम तय हुई है, हर एक प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए कुल मानदेय है 25,000 रुपए। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि ये पूरी रकम एक साथ नहीं दी जाएगी। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है जो जनगणना के 2 फेज के काम पूरा होने पर मिलेगा। पहला चरण यानी जब मकानों की लिस्टिंग होगी उसके लिए मिलेंगे 9,000 रुपए, और फिर दूसरे चरण के लिए यानी असल जनसंख्या की गिनती के लिए मिलेंगे 16,000 रुपए। लेकिन कहानी सिर्फ प्रगणकों तक ही सीमित नहीं है। अब जरा पूरी कमांड चेन पर नजर डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, कि उनके लिए पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया है। तो ये रही पूरी लिस्ट। यहां बाकी सभी अधिकारियों के लिए फेज के हिसाब से मानदेय का पूरा ब्यौरा दिया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, स्टेट नोडल ऑफिसर के लिए कुल 75,000 रुपए से लेकर चार्ज ऑफिस के जनगणना क्लर्क के लिए 30,000 रुपए तक हर किसी की भूमिका के हिसाब से राशि तय की गई है। अच्छा, रकम तो पता चल गई, पर असली सवाल ये है कि ये पैसा मिलेगा कैसे। तो इसके लिए भी एक साफ सुथरी प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये कि पेमेंट एडवांस में नहीं मिलेगा। ये सीधे तौर पर काम पूरा होने से जुड़ा है। मतलब जब एक फेज का काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद ही उस फेज का भुगतान किया जाएगा। पेमेंट में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जिम्मेदारियां भी बांट दी गई हैं। चार्ज ऑफिसर जो हैं वो अपने इलाके के प्रगणकों और सुपरवाइजर्स के टाइम पर पेमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे, और जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वो बाकी सभी जनगणना कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। और आखिर में चलिए कुछ बहुत ही जरूरी शर्तों और नियमों पर नजर डालते हैं जो इस मानदेय से जुड़ी हैं। इन्हें जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रगणकों और सुपरवाइजर्स के लिए 2 बहुत ही अहम नियम हैं। पहला, डेटा इकट्ठा करने के लिए उन्हें अपना पर्सनल मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल करना होगा, और दूसरा, उन्हें जो एरिया काम के लिए दिया गया है उसमें घूमने फिरने के लिए कोई अलग से ट्रैवल अलाउंस या डीए नहीं मिलेगा। वो खर्च इसी मानदेय में शामिल माना गया है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इस पूरे स्ट्रक्चर्ड पेमेंट सिस्टम के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है। ये सुनिश्चित करना कि इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के और समय पर पूरा हो। और अब हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब सारे आंकड़े और नियम साफ हैं, तो क्या ये ढांचा इस बड़े काम को सफल बनाने के लिए वाकई काफी होगा? ये तो आने वाले